हेलो बच्चों, मेरा नाम है निकेत दुबे। हम लोग बच्चे आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे AISTS का जो अपना पेपर हुआ था उम्मीद बैच का 3 सितंबर को। इसका हम लोग बायो का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग शुरू करेंगे बॉटनी वाला सेक्शन। क्या इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे? उम्मीद बैच नीट का जो अपना हुआ था बॉटनी सॉल्यूशन 3 सितंबर को जो अपना ये टेस्ट हुआ था, इसका हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। बॉटनिक सेक्शन हम लोग देख रहे हैं बच्चे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है वो 101, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंटलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ठीक है, अब बच्चे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है यूकैरियोट्स का। किसका? यूकैरियोट्स का। अब इसमें तो हम लोगों को देखना है यूकैरियोट्स कौन कौन से हैं। तो प्रोकैरियोट ये होगा नहीं, वायरसेस होगा नहीं। ठीक है, नॉस्टाक अपना क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी अपना प्रोकैरियोट होता है, ये भी होगा नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना बच्चे 101 का सी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं बच्चे 102 नंबर। 102 नंबर क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स इन प्लांट्स। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चे सेल वॉल का स्ट्रक्चर। तो ऐसे क्या होती है, अपनी दो सेल वॉल, दो प्लांट सेल ऐसे आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर होता है जो इनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? प्लाज्मोडिस्मेटा। ठीक है, तो प्लांट सेल्स जो नेबरिंग प्लांट सेल्स होती हैं उनका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड रहता है, और किसके हेल्प से कनेक्ट रहता है बच्चे? उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। तो 102 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 102 का अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 103 103। हायर प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर। फॉर्मर की बात यहाँ बच्चे किसकी कर रहा है? यहाँ मतलब प्लांट सेल की बात कर रहा है ना। एज फॉर्मर पॉसेसेस ऑल एक्सेप्ट। तो प्लांट सेल में बच्चे क्या होती है? प्लास्टिड भी होती है, सेंट्रल वैक्यूल भी होता है, सेल वॉल भी होता है, एक्सेप्ट पूछता है क्या नहीं है? तो सेंट्रियोल बच्चे प्लांट सेल में क्या होती है? सेंट्रियोल अपना नहीं पाई जाती है। तो 103 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 104 104। ठीक है, मैच द कॉलम। कॉलम को मैच कराना बच्चे। तो मीजोसोम्स क्या होते हैं? तो मीजोसोम्स बच्चे होते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहां पे जो मीजोसोम्स होते हैं वो इनफोल्डिंग होते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो मीजोसोम्स हो गया ए। पिलाई क्या करता है बच्चे? देखते हैं हम लोग। तो पिलाई बच्चे करता है इन्वॉल्व इन DNA ट्रांसफर बिटवीन टू सेल ना। तो ये हो जाएगा पिलाई का सेकंड हो जाएगा। फिम्बरी क्या करता है? हेल्प्स इन अटैचमेंट विथ सबस्ट्रेटम। ठीक है, ये अपना थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और स्टोरेज ऑफ पिगमेंट क्रोमेटोफोर क्या करता है? स्टोरेज ऑफ पिगमेंट। क्रोमेटोफोर्स बच्चे जनरली किस में पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। मीजोसोम्स की तरह ये भी क्या होते हैं बच्चे? अपना इनफोल्डिंग्स होते हैं किसके? सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो देखते हैं एक का फर्स्ट इसमें तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 104 का सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ए का फर्स्ट मीजोसोम इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पिलाई क्या करती है? 1 मिनट। पिलाई थर्ड। हाँ, ये रहा, गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ पे मैचिंग में गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे है पिलाई का होगा इन्वॉल्व इन DNA ट्रांसफर बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, फिम्बरी अपना हो जाएगा हेल्प इन अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम, और क्रोमेटोफोर स्टोरेज ऑफ पिगमेंट। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 104 का सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं 105। ऑल आर ट्रू फॉर टेट्राड फॉर्म्ड ड्यूरिंग मियोसिस एक्सेप्ट। इसमें क्या जो है नहीं होता है? तो देखते हैं सीन इन पैचिटीन। अच्छा, बाइवेलेंट अपीयर्स एज टेट्राड। अच्छा, कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोजोम। बच्चे 4 नहीं, 2 डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोजोम। क्या होता है? ऐसे दो होमोलॉगस क्रोमोजोम अटैच मतलब जुड़ जाते हैं एक साथ ना, ऐसे जुड़ जाते हैं।
तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, टेट्राड बन जाता है ना। मतलब 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, लेकिन कितने क्रोमोजोम होते हैं बच्चे, तो 2 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट मतलब गलत पूछ रहा है, तो ये सही है, ये सही है, ये भी अपना सही है, मतलब स्टेटमेंट वाइज। लेकिन ऑप्शन वाइज हम लोग देख रहे हैं अपना ये गलत है, तो एक्सेप्ट मतलब 105 का ऑप्शन अपना सी जो है सही होगा। ठीक है, कि टेट्राड कहाँ बनता है, पैचिटीन में बनता है। अब बाईवेलेंट अपेयर्स एज टेट्राड, सही बात है। दूसरा कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोजोम्स, गलत बात है। 2 होमोलॉगस क्रोमोजोम्स अपना अपीयर होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट का मतलब होता है तीनों सही हैं, बाकी अपना इसमें से कौन सा गलत है, तो स्टेटमेंट अपना ये गलत है, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 106 106। Which of the following scientists explain the new cells are formed from pre-existing cell? ठीक है, एक फ्रेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला ना, ये किसने दिया था बच्चे, ये रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। ठीक है, कब दिया था बच्चे, ये कब दिया था इन्होंने, तो ये ईयर तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, लेकिन ये हम लोगों को याद रखना है कि रुडोल्फ वर्चो ने ओमनी सेलुला ई सेलुला दिया था। ये क्या था कि सेल थियरी अपना दी थी स्लीडन एंड स्वान ने 1838 और 39 में। तो उसके बाद 1855 में अपना रुडोल्फ वर्चो ने उस सेल थियरी को क्या किया था, मॉडिफाई किया था, और उन्होंने ये फ्रेज दिया था ओमनीज सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा वर्चो। ठीक है, पूरा नाम है इनका रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 107 आइडेंटिफाई सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल अमंग दिस। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हम लोगों को देखना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी डबल मेम्ब्रेन होती है, ये होगा नहीं। प्लास्टिड अपना डबल मेम्ब्रेन होता है, ये होगा नहीं। ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम अपना बच्चे क्या होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। सेंट्रियोल के ऊपर बच्चे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, वो लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक है, तो 107 अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 107 अपना डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 108। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑल। ठीक है, प्लांट का सेल वॉल सभी से मिलके बना होता है एक्सेप्ट, मतलब प्लांट का सेल वॉल में से ये कौन सा, इसमें से कितने, ये कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट के सेल वॉल में नहीं पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट के सेल वॉल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो हेमीसेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, काइटिन नहीं होता बच्चे। काइटिन जो होता है वो फंजाई के सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये 108 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं 109। 109 में क्या करा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना हम लोगों को ना, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, बैक्टीरियल सेल एनवलप ना। बैक्टीरियल सेल एनवलप आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 लेयर होती है ना, ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके सेल एनवलप बनाती हैं। ठीक है, तो प्रिवेंट्स बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग, सही बात है। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रिस्पॉन्ड टू ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, सही बात है। सम स्पीसीज हैव थिक एंड टफ शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर, गलत बात है बच्चे, स्लाइम लेयर नहीं, उसको कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। रिलेटेड टू पैथोजेनिसिटी, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 109 का अपना सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, जब कुछ स्पीसीज में ये अपनी सेल एनवलप थिक और टफ हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल, स्लाइम लेयर नहीं कहते हैं बच्चे, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो 109 हो गया अपना सी ऑप्शन। हम लोग चलते हैं 110 क्वेश्चन नंबर 110। द फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द कंपार्टमेंट वेयर डीएनए रेप्लिकेशन अकर।
तो बच्चा डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे ये अपनी एक सेल होती है, ये अपना होता है न्यूक्लियस। तो इसका कहने का मतलब है और ये होती है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये फ्लूइड जो पूछ रहा है, ये फ्लूइड कौन सी होती है ना, ये फ्लूइड अपनी कौन सी होती है? तो ये फ्लूइड बच्चे अपना होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है बच्चे उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट न्यूक्लियस नहीं दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन में कि कहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंपार्टमेंट है डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर जो अपनी इसके अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो 110 जो अपना क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर सही होगा अपना साइटोप्लाज्म, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, 111 111 क्या दिया है बच्चे? टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन ना, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। तो बच्चे जो चियाज़मेटा का अपना टर्मिनलाइजेशन होता है वो हमको दिखता है बच्चे डाइकेनेसिस में। कहाँ दिखता है? डाइकेनेसिस में। ठीक है, तो 111 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है 112। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर विच एज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ना ऑल्सो हेल्प्स इन। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये बैक्टीरियल जो सेल होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इसमें ऐसे फोल्डिंग हो जाती है ना, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चे? ऐसे फोल्डिंग हो जाती है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीजोसोम्स। क्या कहते हैं? इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? मीजोसोम्स। आपकी एनसीईआरटी में मीजोसोम्स का क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है। तो यही हेल्प करता है रेस्पिरेशन में ना, यही हेल्प करता है अपना बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन में ना। तो ये सब 3-4 इसके फंक्शंस आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एंजाइम इसी के पास होते हैं, जैसे ह्यूमंस में या यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता नहीं है। तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल का, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बना लेता है जिसको हम लोग कहते हैं मीजोसोम। ठीक है, और 3-4 इसके आपके फंक्शंस आपकी एनसीईआरटी मेंशन है। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इसी के पास होते हैं, यही डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, यही बैक्टीरियल सेल को ग्रोथ में हेल्प करता है ना। तो इसमें यही पूछ रहा है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के अलावा और ये किस में हेल्प करता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो 112 का अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 113 113 सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है फॉर्म्स ड्यूरिंग अ स्टेज ना। यहाँ पे हम लोगों को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। वेयर इट डिजॉल्व ड्यूरिंग बे स्टेज ना, कंप्लीट द अबव स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ए फॉर ए एंड बी। ठीक है, तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता कहाँ है बच्चे और कहाँ पे ये डिजॉल्व होता है ना, इसकी बात जो है कर रहा है। ठीक है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चे? जब 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर करने वाले होते हैं ना, तो जहां पे वो पेयर करते हैं वहीं पे बनता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे हमको दिखता है बच्चे? तो लेप्टोटीन जाइगोटीन, जाइगोटीन स्टेज में ये बनता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा जाइगोटीन। ठीक है, अभी ऑप्शन हम लोग नहीं टिक करते हैं। अब वैसे तो देखोगे तो एक ही ऑप्शन इसमें है ही है 113 का डी। ठीक है, और कहाँ पे ये बच्चे क्या होता है? डिजॉल्व होता है। तो ये डिजॉल्व होता है अपने डिप्लोटीन में। कहाँ डिजॉल्व होता है? डिप्लोटीन में। प्रोफेज 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा 5 स्टेजेज होती है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन ना, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। ठीक है,
ये 5 स्टेज आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है? लेप्टोटीन में। और कहाँ पे डिजॉल्व होता है? तो डिप्लोटीन में। ठीक है, तो ये 113 का ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 114। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रल और पेरिफेरल ना, इंटीग्रल को ही हम लोग कहते हैं इंट्रिंजिक प्रोटीन, और इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सिंगर एंड निकोलसन का अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ा होगा, फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो वहां पे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में होता है और 2 टाइप की प्रोटीन होती है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। तो इंटीग्रल को ही हम लोग इंट्रिंजिक कहते हैं और पेरिफेरल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रिंजिक। एनसीईआरटी बता दे, ये लाइन है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है किस बेसिस पे, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं ना। तो 2 टाइप की प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक। उन्हीं दोनों का ये नाम होता है इंटीग्रल और पेरिफेरल। ठीक है, तो 114 का अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 115। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल साइकिल इन द स्टेज ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चे किस अपने सेल साइकिल के किस स्टेज में अपना रिफॉर्म होती है? तो ये बच्चे रिफॉर्म होती है टीलोफेज में ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज में आके अपना बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रिफॉर्म होती है। ठीक है, तो 115 का डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे 116। प्रोकैरियोट्स कैन नॉट हैव, प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होता है? तो बच्चे देखो, सेल वॉल भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियार्ड भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही बेसिस पे करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। 116 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 117। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम लोगों को ट्रू और फॉल्स बताना है ना, ट्रू और फॉल्स हम लोगों को बताना है। तो चलो देखते हैं। RER प्रोवाइड्स प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। तो सही बात है बच्चे, ये प्रिकर्सर जो लाइसोसोम में जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनकी सिंथेसिस होती है यहीं पे RER के पास ही होती है। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन इज फैसिलिटेटेड बाय लाइसोसोम। गलत बात है बच्चे, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन बच्चे ER करता है ना। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएजेज इज अ फंक्शन ऑफ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल ना। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम में ही बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ना। और ये प्रोटीएज भी बच्चे क्या होता है? ये प्रोटीएज भी एक टाइप का हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है। तो ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स है ना। अब हम लोग देखते हैं डी। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल इज एडेड बाय द ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में कौन सा अपना ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है? ER, और मतलब मेनली ER और गोल्जी अपरेटस से ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करता है। गलत बात है बच्चे, ये दोनों अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को नहीं मेंटेन करते हैं। तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चे? 117 का अपना ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग 118। सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प इन, सीधा सीधा इसका बच्चे ऑप्शन जानते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना। सीधा एकदम आपकी एनसीईआरटी की लाइन का सीधा एग्जांपल है कि सोडियम पोटेशियम पंप किस में हेल्प करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो 118 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
ए ऑप्शन, ठीक है। 119 पे हम लोग मूव करते हैं। द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप ऑफ द क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम की शेप को स्टडी के लिए बेस्ट स्टेज कौन सी होती है बच्चे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनाफेज, ठीक है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे? एनाफेज, ठीक है। और इसमें कोई अपना ऑप्शन है भी नहीं ना, जैसे कुछ बच्चों को इसमें मेटाफेज और एनाफेज वाले में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना बच्चे, एनाफेज में हम लोग शेप जो है स्टडी करते हैं अपना, एनाफेज में ही करते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन इसमें एनाफेज ही होगा। 119 का ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 120। अब पॉलीसोम कंटेन्स, पॉलीसोम क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बच्चे पढ़ा होगा। तो जब एक mRNA पे कई सारे राइबोसोम ऐसे अटैच हो जाते हैं ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। दोनों बात होती है बच्चे, चाहे पॉलीसोम लिख के आए या पॉलीराइबोसोम, दोनों एक ही बात होती है। तो क्या है? मेनी राइबोसोम्स एंड सिंगल एमआरएनए, सिंगल राइबोसोम एंड मेनी एमआरएनए, मेनी राइबोसोम्स एंड मेनी एमआरएनए ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चे? मेनी राइबोसोम्स एंड सिंगल एमआरएनए ना। एक सिंगल एमआरएनए पे जब कई सारे अपने राइबोसोम्स अटैच रहते हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 121। क्या कर रहा है? द क्रोमोजोम हैविंग अ पी एंड क्यू आर्म ना। ये कैसे दिखते हैं बच्चे? तो एनाफेज में ये हमको एल शेप के दिखते हैं ना, कुछ हमको ऐसे दिखते हैं, ये मान लो ऐसे कुछ ना, कुछ ऐसे एल फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। तो एक शॉर्टर आर्म होता है, एक अपना लॉन्गर आर्म होता है। तो इसका अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चे? 121 का अपीयर एल शेप्ड ड्यूरिंग एनाफेज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं 122। इन अ, अच्छा ए और बी में यहां पे हम लोगों को फिलअप करना है। इन अ सम वर्टिब्रेट ड्यूरिंग मियोसिस 1 बी स्टेज लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर, हियर ए एंड बी क्या है? तो बच्चे अब एनसीईआरटी हम लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम लोग पढ़ते हैं प्रोफेज 1 में, तो वहां पे बताया है कि कुछ वर्टिब्रेट्स के एक स्पेशल सेल होती हैं जिनमें एक मतलब प्रोफेज 1 की एक स्टेज कभी कभी मंथ या ईयर तक क्या करती है, सब मतलब लॉन्ग लास्ट हो जाती है, मतलब लगातार चलती रहती है ना। तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीधे एनसीईआरटी लाइन है बच्चे। ऊ साइट जो एक सेल होती है, उसका जो डिप्लोप्टीन स्टेज होता है, उनमें ये क्या होता है, कई महीने या कई साल के लिए क्या होता है, लास्ट मतलब चलते ही रहता है ना, बहुत स्लो हो जाता है। तो ये अपना सीधे डायरेक्ट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे जब हम लोग डिप्लोटीन पढ़ते हैं स्टेज, वहां पे सीधे इसकी लाइन ये है, वहां से ये क्वेश्चन आपको उठा के जो है एकदम सीधा दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 122 का सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 123 सिंसाइसियम का क्या मतलब होता है बच्चे? जब एक सिंगल सेल में हम लोग कहते हैं सिंगल न्यूक्लियस होता है, जब एक सिंगल सेल में कई सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं ना, एक सिंगल सेल में कई सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिंसाइसियम ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, इन अ सिंगल सेल कंटेनिंग सिंगल न्यूक्लियस, गलत बात है। अकर्स व्हेन कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर साइटोकाइनेसिस के बाद कैरियोकाइनेसिस हो ही जाए तब तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आती ही नहीं है। अकर्स इन ऑल डेड सेल नहीं,
इन इज सिंगल सेल कंटेनिंग मल्टीपल न्यूक्लियाई, ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 123। साइटोकाइनेसिस के बाद जो सिंसाइसियम कंडीशन बनती है उसमें तुरंत कैरियोकाइनेसिस नहीं होती है, इसलिए ये अपना ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इज सिंगल सेल कंटेनिंग मल्टी न्यूक्लियाई, ठीक है, जब एक सिंगल सेल में कई सारे न्यूक्लियाई अपने आ जाते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं सिंसाइसियम कंडीशन, ठीक है। तो 123 का अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं 124। इंटरकाइनेसिस, सबसे पहले बच्चे तो आपको ये पता होना चाहिए इंटरकाइनेसिस क्या होता है, ठीक है। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में थोड़ा सा सेल फिर रेस्ट करती है, या एक ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। कह रहा है यहां पे क्या नहीं होता, डज नॉट इन्वॉल्व, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है बच्चे, आरएनए फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्यों, देखो बच्चे, डीएनए रेप्लिकेशन से साइकिल में केवल एक ही बार होती है एस फेज में, उसके बाद कहीं भी अपना डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा वो डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, डीएनए रेप्लिकेशन केवल और केवल सेल साइकिल के एस फेज में होती है और उसके बाद कहीं भी नहीं होती है, ठीक है, एक ही बार होता है, ठीक। तो 124 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाय, ठीक है। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसी होगी, सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन किस में होती है, प्लांट सेल्स में ना, प्लांट सेल्स में, ठीक है। जब अपनी एक सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस, फिर जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रीफ्यूगल नहीं बच्चे, सेंट्रीपीटल होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी प्लांट सेल में होता है। अब क्या है, फरो फॉर्मेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही ऑप्शन अपना बच्चे करेक्ट हो जाएगा। सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ऐसे क्या होती है, एनिमल सेल में ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फरो फॉर्मेशन करती है और धीरे धीरे ये फरो सेंटर की ओर मूव करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल मूवमेंट, न कि सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 125 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 125 का सी ऑप्शन अपने इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं 126। इन अ प्लांट सेल वैक्यूल, वैक्यूल क्या करता है, कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 50% ऑफ द वॉल्यूम, गलत बात है बच्चे। प्लांट सेल में अप्रोक्सीमेटली करीब करीब ये 80 to 90% वॉल्यूम जो है प्लांट सेल का ये ऑक्यूपाई कर लेता है मैच्योरिटी पे, ठीक है। कंटेन्स वाटर, सेल सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सही बात है बच्चे, इसका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि प्लांट सेल में वैक्यूल क्या स्टोर करता है, वाटर रहता है, वाटर और सेल सैप रहता है और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये स्टोर करता है। हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बियोन्सी नहीं। आर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल, गलत बात है। वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है और इसके मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट ना। तो ये अपना 126 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग 127। बैक्टीरिया एग्जिबिट मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ, बैक्टीरिया में मूवमेंट किससे होता है ना, तो अब यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा होगा कि सीलिया, फ्लैजेला, यही दो स्ट्रक्चर होते हैं मूवमेंट के लिए। तो बैक्टीरिया में कौन सा स्ट्रक्चर होता है मूवमेंट के लिए, फ्लैजेला। तो 127 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लैजेला, ठीक है, बी ऑप्शन। 128 अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर एनवेलप इन प्रेजेंट। न्यूक्लियर एनवेलप बच्चे पता ही है कि केवल और केवल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। अब हम लोग इसमें देखना है कौन कौन से यूकैरियोट है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है। यूलोथ्रिक्स एक अपनी ग्रीन एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी है, तो ये क्या है, प्रोकैरियोट है, तो ये ठीक है ना। अब हम लोग और ऑप्शन देख लेते हैं। स्पाइरुलिना बच्चे ये भी नहीं होगा, ये भी प्रोकैरियोट होता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, साइनोबैक्टीरिया होती है। मिथेनोबैक्टीरियम बच्चे ये भी नहीं होगा ना,
तो ये भी नहीं होगा, तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 128 का बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन एल्गी होती है, किंगडम प्लांटी में हम लोग पढ़ते हैं इसको, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा जो कि फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होती है। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं 129 पे। अब प्रोटोप्लास्ट अब बच्चे याद रखना, प्रोटोप्लास्ट हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट प्लांट सेल में से हम लोग माइनस कर देते हैं सेल वॉल, तब हम लोग उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब अगर यहां देखो तो यहां भी सेल वॉल है, यहां भी सेल वॉल है, यहां भी सेल वॉल है, तो ये तीनों ऑप्शन अपने क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लस प्रोटोप्लाज्म। प्लांट सेल की आउटर कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, फिर उसके अंदर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो भी कंटेंट होता है इसको हम लोग कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, इसका आउटर कवरिंग मतलब ये जो सेल वॉल होती है इसको रिमूव कर देते हैं, तब हम लोग प्लांट सेल को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो सेल वॉल वाले जितने भी ऑप्शन हैं सब इनकरेक्ट हो जाएंगे ना। तो 129 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 129 का ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 130। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर्स इस सब स्टेजेज ऑफ प्रोफेज ना, प्रोफेज की कौन कौन से स्टेजेज में अपना सीक्वेंस बताना। ठीक है, तो अब प्रोफेज 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा 5 स्टेजेस, लेप्टोटीन अभी मैंने अभी बताया जस्ट, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। अब आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये सब होते कैसे हैं, कहाँ पे क्या, किस स्टेज में कौन सा अपना परफॉर्म होता है, फंक्शन कैसे डिवीजन होता है। तो सबसे पहले बच्चे लेप्टोटीन में क्या होता है अपना? कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, तो सबसे पहले अपना डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या होगा, अकरेंस ऑफ सिनेप्सिस ना, उसके बाद बच्चे अपना बनता है सिनेप्सिस बनता है, और सिनेप्सिस बनने के बाद क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है, तो सी हो जाएगा। और इन द एंड हम लोग देखेंगे उसके बाद क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ चियाज्मा, तो बी। तो इस सीक्वेंस में अपना प्रोफेज 1 में अपना चलता है सेल डिवीजन। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? लेप्टोटीन में कॉइलिंग और कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम की, फिर जाइगोटीन में आके अपना सिनेप्सिस बनते हैं ना, पैचिटीन में हमको क्या होता है? अपना ये दिखता है सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब अपना होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगी पैचिटीन में ना, अकरेंस ऑफ सिनेप्सिस होता है जाइगोटीन में, क्रॉसिंग ओवर होगा पैचिटीन में, और अपीयरेंस ऑफ चियाज्मेटा जो होता है डिप्लोटीन में ना। तो ये अपने स्टेजेस हो जाते हैं। तो डी ए सी बी इस सीक्वेंस में प्रोफेज 1 में अपना सेल डिवीजन होता है, ऐसे अपने स्ट्रक्चर्स हमको अपीयर होते हैं। तो 130 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 131। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एक्सेट्रा। सही बात है, आगे देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोसेसेस फ्लूइड नेचर इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल ग्रोथ फॉर्मेशन कर रही है, इंटरसेलुलर जंक्शंस का ना सिक्रीशन कर रही है, एंडोसाइटोसिस कर रही है, ये सब क्यों होती है? ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी नेचर के कारण। और वो फ्लेक्सिबिलिटी नेचर क्यों आती है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी फ्लूइड नेचर की होती है। तो बोथ ऑप्शन ए मतलब ए असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं, और रीजन अपना क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसलिए 131 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चे 132।
मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन, ठीक है। स्टेरॉयडल हार्मोन बच्चे कहाँ बनते हैं? एसईआर। एसईआर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लिपिड्स और ऑयल की सिंथेसिस यहीं पे होती है ना, लिपिड की सिंथेसिस यहीं पे होती है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम नहीं होते हैं। और आरईआर क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम इसके सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। और यहीं पे अपना एसईआर स्टेरॉयडल हार्मोन का भी जो फॉर्मेशन होता है वो बच्चे यहीं पे होता है, ठीक है। तो 132 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं 133। करा डिप्लॉयड रूट टिप सेल्स विथ 12 क्रोमोजोम्स एंड 20 पीजी। पीजी का मतलब बच्चे पिकोग्राम का है, यहाँ मतलब किसका है? पिकोग्राम ना। अब एक पिकोग्राम में अगर पता होगा तो 10⁻⁻12 ग्राम होता है, ठीक है। तो एक पिकोग्राम में, तो ये कह रहा है कि 12 क्रोमोजोम है, 20 पिकोग्राम डीएनए है, मतलब ये वेट बता रहा है ना कि इतना पिकोग्राम, ना वेट की बात कर रहा है। 20 picogram of DNA content undergoes cell division. What will be the number of chromosome and amount of DNA present in cell in prophase? ठीक है, तो प्रोफेज में पूछ रहा है। तो अब डिप्लॉयड सेल कंटेंट ये दिया हुआ है, सेल ने डिवीजन स्टार्ट किया तो एस फेज में क्या हो जाता है? डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, लेकिन क्रोमोजोम का नंबर नहीं बदलता है। तो क्रोमोजोम तो अब भी 12 होंगे ना, लेकिन बच्चे क्या है कि जैसे ही सेल अपना सेल डिवीजन में एंटर करती है सेल साइकिल में, उसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 स्टेजेज होती है, इंटरफेज और एम फेज, माइटोटिक फेज। इंटरफेज में अपने 3 फेज होती हैं, G1, S और G2। तो S फेज में, जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज कहते हैं, वहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। उसके बाद सेल एंटर करती है अपना सेल डिवीजन में। तो क्रोमोजोम नंबर तो वही रहेंगे, लेकिन जो 20 पिकोग्राम डीएनए है ये कितना हो जाएगा? 40 पिकोग्राम हो जाएगा ना, क्योंकि डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है तो या रेप्लिकेशन हो जाता है। तो 133 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? अपना ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 क्रोमोजोम का नंबर तो वही रहेगा, लेकिन अपना डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है सेल जब एंटर करती है सेल डिवीजन में। तो 133 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 134। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम इज सीन इन। तो कहाँ दिखता है बच्चे? ये अपना मेटाफेज में दिखता है। कहाँ पे दिखता है? अपना मेटाफेज में। जब ऐसे क्रोमोजोम अपने ऐसे आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं, तो ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे स्पिंडल फाइबर आके क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं ना, ठीक है। ऐसे एक मैंने एक रफ फिगर बनाया, रफ डायग्राम आप लोगों को समझने के लिए। तो ये बच्चे अपना क्या होगा कि कहाँ पे अटैचमेंट होता है? आके अपना मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर ऐसे काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। तो ऐसे काइनेटोकोर पे आके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो 134 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 135। Which of the following cell organelle is involved in photorespiration? फोटो रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है? तो बच्चे ये तो थोड़ा सा पढ़ा होगा आप लोगों ने, पेरोक्सिसोम। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चे? अब ये थोड़ा सा हम लोग उसमें पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन अब सेल ऑर्गेनेल में भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसको कि पेरोक्सिसोम में फोटो रेस्पिरेशन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा नहीं, ठीक है। ग्लाइऑक्सिसोम और पेरोक्सिसोम ये क्या होते हैं? माइक्रो बॉडीज होते हैं। सेल के अंदर कुछ और छोटे छोटे अपने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो वहां पे ये होता है फोटो रेस्पिरेशन पेरोक्सिसोम में ना। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चे? कि रेस्पिरेशन नाम से क्लियर है, रेस्पिरेशन जब लाइट के प्रेजेंस में होने लगे तो कहते हैं ये फ्यूटाइल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये अपना 135 का ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो अपना कहाँ पे होता है? पेरोक्सिसोम में, ठीक है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? पेरोक्सिसोम में, ठीक।
136। अच्छा, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी में। ये अपना सेक्शन ए खत्म होता है, फिनिश होता है, हम लोग सेक्शन बी देख रहे हैं, ठीक है। 136 स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच टू होस्ट टिश्यू इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? फिमरी कहते हैं। लॉन्गर देन फ्लैजिला, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, चूज द करेक्ट वन। तो फ्लैजिला से तो लॉन्गर नहीं होता है, फ्लैजिला सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक सेल में, तो फिमरी कहते हैं, सही बात है। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बनी होती है, सही बात है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा? 136 का अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 136 का डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हम लोग बताना है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अच्छा, और देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कंटेन 50s एंड 30s सब यूनिट, सही बात है ना। 70s राइबोसोम होता है। एस क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो या स्विट्जबर्ग यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सही बात है। और इसमें दो स्मॉलर सब यूनिट होती है 50s और 30s ना। तो ये ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। तो 137 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 137 का सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग मूव कर रहे हैं अब 138। इंक्लूजन बॉडी क्या होते हैं बच्चे? इंक्लूजन बॉडी सबसे पहले तो यूकैरियोट में ही पाए नहीं जाते हैं, प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं ना। अब ये क्या कर रहा है? स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, इंक्लूड गैस वैक्यूल एंड सैप वैक्यूल, ठीक है बच्चे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है और अपना क्या होता है बच्चे? इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। इनका मेन फंक्शन होता है बच्चा फूड का स्टोरेज ना। और इंक्लूड गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल तो होता है ये डी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे ना, गैस वैक्यूल एंड सैप वैक्यूल ना। तो सैप वैक्यूल नहीं होता है, गैस वैक्यूल तो मान लो चलो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, सैप वैक्यूल नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल का जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां भी पढ़ते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो जैसे इसमें क्या आते हैं? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स ना, और अपने साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, तो ये सब अपने इंक्लूजन बॉडी में आते हैं। और ये अपना बच्चा यूकैरियोट नहीं, प्रोकैरियोट पाया जाता है। सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये इनका फंक्शन होता है स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 138 का बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 139। ट्रू फॉल्स बताना है। इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली आर टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन हैज अप्रॉक्सीमेटली 40% प्रोटीन्स। गलत बात है बच्चे। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि ह्यूमन आरबीसी अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड का बना होता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया ना। तो बी ऑप्शन वाला अपना देखो फॉल्स। अब इन दोनों में से हम लोगों को देखना है ना। अब यहाँ पे देखो प्रोटीन्स मूव लेटरली विद इन ओवरऑल बाई लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब ऑप्शन ए हम लोग देखना है इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली या टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बच्चे अपना कौन सा आ जाएगा? ट्रू, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 139 का सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है? पार्शियली या टोटली बरीड होती है। आरबीसी में क्या होता है? 40% प्रोटीन नहीं, उसकी सेल मेम्ब्रेन, जैसे आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी सेल मेम्ब्रेन 52% प्रोटीन की और 40% लिपिड की बनी होती है, ठीक है। प्रोटीन मूव्स लेटरली विद इन ओवरऑल बाई लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी सही बात है ना। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है इसका अपना लिपिड का, और उसमें अपनी प्रोटीन मूव करती है लेटरली, ठीक है। तो ये अपना ट्रू फॉल्स ट्रू 139 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 140।
द कॉम्पोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दैट हैव राइबोसोम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें हम लोग 4 सेल ऑर्गेनेल इंक्लूड करते हैं ना। कौन कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल। इन चारों को हम लोग पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। अब कह रहा है दैट हैव राइबोसोम्स, तो ER को हम लोग फर्दर पढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी के सरफेस पे अपना राइबोसोम पाया जाता है। तो अब कह रहा है कि अब उसके बारे में पूछ रहा है, इज मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। गलत बात है, यहाँ पे किसकी सिंथेसिस होती है? प्रोटीन की, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, सही बात है। इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, गलत बात है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है ना कि डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वॉज डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्जी, गलत बात है, थॉमसन एंड पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डिस्कवरी किया था वो थॉमसन एंड पोर्टर ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी अपरेटस का अपना डिस्कवरी किया था। तो 140 का अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 140 का कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं 141। द सिस फेज ऑफ गोल्जी सिस्टर्नी। अब गोल्जी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ऐसे क्या होते हैं ना, ऐसे ना, ऐसे गोल्जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाईफाई की तरह दिख रहा है ये। तो ऐसे क्या होता है, वाईफाई की सिस्टर्नी, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वाईफाई। गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी, ठीक है, गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी अपने ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी ना। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है गोल्जी बॉडी का, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला फेस होता है सिस फेस, या इसी को बच्चे कहते हैं फॉर्मिंग फेस। और ये देखो कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है, तो ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स, ठीक। और ये अपना होता है फॉर ट्रांसफेस ना। अब ये देखो कैसा है, कॉनकेव है ना, तो इसको कहते हैं कॉनकेव फेस ना, या इसी को अपना कहते हैं मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस या मैच्योर फेस। देखते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग फेस, सही बात है। कॉनकेव शेप्ड, गलत बात है, मैंने बताया ट्रांस फेस को कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरिंग फेस, गलत बात है, ट्रांस फेस को कहते हैं, ठीक है। सिमिलर टू ट्रांस फेस, गलत बात है। तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 141 का ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग फेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं 142। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, के लिए हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनर मेम्ब्रेन फॉर सेवरल इनफोल्डिंग, सही है। डिवाइड बाय फिजन, ये भी सही है, ये भी सही है। हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द ओनली डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, क्या केवल यही होती है एनिमल सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंड? गलत बात है बच्चे, न्यूक्लियस भी तो डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस भी तो डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। तो इसका ये जो वर्ड यूज कर दिया ना, द ओनली डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, इसी वजह से ये क्या हो जाता है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। और हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, तो ये भी सही बात है, ठीक है। तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा न्यूक्लियस भी तो होता है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से ये ऑप्शन अपना स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमको बताना है, तो 142 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 143।
पैलेट पार्टिकल, देखो बच्चे पैलेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पैलेट, उन्होंने क्या किया कि सेल में कुछ एक अजीब तरह के मतलब एक स्मॉल पार्टिकल्स को डिस्कवरी किया ना, और उन्होंने ये देखा कि ये जो पैलेट पार्टिकल्स हैं वो किसके बने होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, किसके, आरएनए प्लस प्रोटीन के। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, सही बात है बच्चे, ऐसे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर थे ना, तो ये तो सही है। यहाँ देखते हैं आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, गलत बात है, अभी मैंने बताया आरएनए प्रोटीन के। आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, गलत बात है बच्चे, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है पैलेट पार्टिकल पे। फाउंड इन साइटोप्लाज्म ओनली, ठीक है, तो ये भी गलत बात है बच्चे, इसमें होगा 143 का ए ऑप्शन। ठीक है, 143 का ए ऑप्शन, जो ओनली वर्ड यूज किया बच्चे ये गलत है। ठीक है, तो पैलेट पार्टिकल्स क्या होते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, तो 143 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 144। What will be number of chromosome in S phase if the number of chromosome in G1 phase is 46? बच्चे मैंने अभी अभी बताया कि क्रोमोजोम के नंबर में कोई भी चेंजेज नहीं आता है, तो अपना 144 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। डीएनए रेप्लिकेट होता है, डुप्लीकेट होता है, लेकिन क्रोमोजोम के नंबर पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोजोम्स मूव्स टूवर्ड्स द पोल, अब पढ़ा होगा आप लोगों ने, मेटाफेज में अपना क्रोमोजोम इक्वेटर पे चला जाता है, और उसके बाद अगले फेज में एनाफेज में क्रोमोजोम क्या होता है, पोल पे मूव कर जाता है ना, ऐसे पोल पे मूव कर जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे पोल पे मूव कर जाता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनाफेज ना, तो 145 का बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 146। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को बताना है विथ रिस्पेक्ट टू टीलोफेज। देखते हैं, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ड्यूरिंग माइटोसिस। ठीक है, अच्छा, क्रोमोजोम्स रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, अच्छा, गोल्जी बॉडी न्यूक्लियोलस एंड अदर ऑर्गेनेल्स रीअपीयर, क्रोमोजोम्स एट द पोल स्टार्ट टू कंडेंस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस की ये फाइनल स्टेज होती है, सही बात है ना, क्रोमोजोम रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, सही बात है, टीलोफेज में एनाफेज में पहुंचते हैं तो वो हमको टीलोफेज में भी ऐसे ही दिखते हैं, मतलब पोल्स पे पहुंच चुके होते हैं ना। गोल्जी बॉडी न्यूक्लियोलस एंड अदर ऑर्गेनेल रीअपीयर, सही बात है। क्रोमोजोम एट द पोल स्टार्ट टू कंडेंस, बच्चे कंडेंस नहीं, डी कंडेंस, डीकंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, मतलब क्रोमोजोम अपना फिर से आइडेंटिटी लूज करके क्रोमेटिन फाइबर यहाँ पे बना लेते हैं, तो जो कंडेंस बोला है इसके जगह पे डीकंडेंस होगा, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो 146 का अपना डी ऑप्शन मतलब इनकरेक्ट है, ऑप्शन के भी हिसाब से डी ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 147। 147 इन सम ऑर्गेनिजम्स मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन कब एराइज होती है ना, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, फिर देख लेते हैं। साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्रोमोजोम डू नॉट अलाइन अलॉन्ग मेटाफेज प्लेट, क्रोमोजोम आर डीकंडेंस्ड एट द पोल। बच्चे ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही इनकरेक्ट हो गए, क्यों, क्योंकि बच्चे मैंने अभी बताया मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में जब एक सेल में
कई सारे न्यूक्लियस अपने, एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस अपने जब डेवलप हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, या उसी को हम लोगों ने अभी देखा सिंसाइसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंसाइसियम। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि सबसे पहले क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो जब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आती है। तो कह रहा है कि साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। तो यही अपना ऑप्शन क्या है, 147, और कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस ना। तो दोनों ऑप्शन इसमें हम लोगों को देखने हैं ना। तो 147 में बच्चा अपना क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, पहले अपना क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद अपना क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा ना। तो साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, या कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय, मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है। तो 147 का अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 147 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं 148। विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। अब बच्चे यहाँ सब तो डायग्राम तो क्लियर नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा आइडिया आपको होगा तो लास्ट स्टेज आती है टीलोफेज ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो टीलोफेज में आके क्रोमोजोम डीकंडेंस हो जाता है, और ऐसे अगर अपनी सेल डिवाइड होना होती है ऐसे लगभग तो यहाँ पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट सेल्स, मतलब एक डिफरेंट सेल दिखा रहा है। जब अपनी ये सेल डिवाइड हो जाती है तो ये कुछ हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। बच्चे एनसीईआरटी में डायग्राम देखे होंगे, तो ये किसको बता रहा है बच्चे, ये इंटरफेज को बता रहा है। तो 148 का कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये बच्चा होता है, ये होता है टीलोफेज का ना। डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में तो यही दिया हुआ है, और जब ये लास्ट में डिवाइड होकर ऐसे हो जाता है तो यही है अपना इंटरफेज। ये किसको बता रहा है, इंटरफेज को। ठीक है, तो 148 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 149। द होमोलॉगस क्रोमोजोम्स सेपरेट वाइल सिस्टल क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। किस स्टेज में ऐसा होता है? तो होमोलॉगस क्रोमोजोम क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, दो होमोलॉगस क्रोमोजोम सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी क्या होता है, रिमेन एसोसिएटेड रहता है देयर सेंट्रोमियर पे। तो ऐसा किस स्टेज में हमको देखने को मिलता है बच्चे, तो एनाफेज 1 में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें और कोई ऑप्शन तो करेक्ट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मेटाफेज 1 में ही क्या होता है, प्रोफेज 1 में होता है दो होमोलॉगस क्रोमोजोम की पेयरिंग होती है, मेटाफेज में होमोलॉगस क्रोमोजोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, और एनाफेज 1 में, मतलब हम लोग मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं बच्चे, ये मियोसिस 1 में बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया प्रोफेज 1 में अपना क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोजोम की पेयरिंग होती है ना, और उसमें फिर 5 स्टेजेज होते हैं, उतना हम लोग नहीं देखेंगे। मेटाफेज में होमोलॉगस क्रोमोजोम इक्वेटर पे आ जाता है, और एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोजोम सेपरेट तो होते हैं लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड नहीं सेपरेट होते हैं। तो ये किस में होता है बच्चे, एनाफेज 1 में होता है। तो 149 का ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 150। मियोसिस इन्वॉल्व, मियोसिस में क्या क्या होती है बच्चे, तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सही बात है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोजोम, सही बात है। पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम, ये बच्चे गलत बात है। तो 150 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 150 का अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये अपना बायो का पेपर था बच्चे, बॉटनी का, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।